इस वक्त एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर एक टसल चल रही है और अमेरिका का रुख भारत के प्रति आक्रामक है। दूसरी ओर हम ये देख रहे हैं कि एससीओ की मीटिंग में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। और तीसरा हम ये देख रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन बातचीत करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और एक और घटनाक्रम है, और इसी बीच हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो भी अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं। ये क्या हो रहा है, इस जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को समझने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, आपके जाने पहचाने डॉक्टर गुलरेज शेख। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। जय हिंद। जय हिंद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये क्या चल रहा है, ये क्या खिचड़ी पक रही है? और पहली बार ऐसा लग रहा है कि भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है। देखिए, आपदा में अवसर होता है। और मोदी जी ने ये शब्द कहा था कोविड के समय भी, और बहुत सारे अवसर निकले थे। तो अगर हम जियोपॉलिटिकली भी देखें तो एक आपदा में अवसर डेफिनेटली हिंदुस्तान के सामने है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हम अपनी आंखों के सामने जो वैश्विक व्यवस्थाएं हैं, वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको चर्न होते हुए नजर देख रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि 1991 से पहले जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो बाइपोलर था, जिसमें एक तरफ सोवियत संघ था, एक तरफ अमेरिका था। 1991 के बाद, और स्पेशली आप तो यहाँ से शुरू करें कि बर्लिन वॉल के गिरने के बाद से वो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बन जाता है, अमेरिका सेंट्रिक। लेकिन अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो आप ये कह सकते हैं उसका ऑफिशियल आगाज 15 अगस्त से होगा। और मैं 15 अगस्त क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और एक और चीज जो हो रही है वो अलास्का में पुतिन की और ट्रम्प की मीटिंग हो रही है। तो ये मीटिंग किस लिए हो रही है, किस चीज के मद्देनजर हो रही है? ये यूक्रेन वॉर के मद्देनजर हो रही है। और मैं पिछले 3 साल से लगातार, ये चीजें पब्लिक डोमेन में है, मैं लगातार एक बात कहता आया हूं कि यूक्रेन वॉर के बाद दुनिया जैसी थी वैसी नहीं रहेगी जब ये खत्म होगी। एक तरफ से पूरा नेटो, अमेरिका, और एक तरफ से रशिया। और रशिया को सपोर्ट किसका था? चाइना और इंडिया का, चाहे अर्थव्यवस्था के हिसाब से हो या बीच बीच में हमेशा इस बात को लेकर आक्षेप भी लगते रहे हैं कि हमारे यहाँ से भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स गए हैं जो उनके डिफेंस हार्डवेयर में लगे हैं, चीन के ऊपर भी लगे हैं। नॉर्थ कोरिया के ऊपर तो सीधे सीधे फौज भेजने के आरोप लगे हैं कि नॉर्थ कोरियन सैनिक वहां लड़ रहे हैं। तो ग्लोबल साउथ जिसमें हिंदुस्तान है, और पहले भी आपके सामने बैठ के मैं बोला था कि एक बदकिस्मती है कि चीन और हिंदुस्तान एक साथ नहीं हो पाते। अगर एक साथ हो जाए तो अमेरिका और वेस्ट कहीं नहीं टिकता। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, आपदा में अवसर होते हैं। तो हिंदुस्तान, चीन, नॉर्थ कोरिया ने जिस प्रकार से रशिया का सपोर्ट किया, उसकी वजह से पहली बार मैं कह रहा हूं 300 साल के इतिहास में पश्चिम हारा है। अमेरिका के नेतृत्व में पूरा नेटो जो था वो रूस को दबाने के लिए हथियार दे रहा था, आर्थिक मदद दे रहा था। भाई साहब, इतना हो गया था कि वर्ल्ड बैंक जो कभी भी ऐसी जो कंट्रीज होती है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, उनको सपोर्ट नहीं करती है, वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया था यूक्रेन को। आप ये सोच सकते हैं कि कितना दबाव था वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी। तो पहली बार ये 300 साल की इतिहास के अंदर ये हुआ है, और 300 भी नहीं, 400 साल के इतिहास में ये हुआ है कि वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से चेंज हो रहा है। पश्चिम पूरी तरह से हार चुका है। और आपको स्मरण होगा ये बात का कि यूक्रेन जंग के कुछ महीनों पहले एलएसए पैलेस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जो उनके जो एलीट हैं फॉरेन पॉलिसी के, उनको बिठाया था और एक प्रेजेंटेशन बाकायदा दिया था। उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और 400 साल की जो पश्चिम की हेजेमनी थी वो शटर होने वाली है। तो फ्रांस को चाहिए कि नई व्यवस्थाओं के अनुरूप अपने आप को ढाले। वो उसके बाद फिर यूक्रेन का सब होता है। और अभी आप देखिए कि यूक्रेन जितनी चीजें अभी सामने आई हैं, देखिए असल जो डोजियर जो दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा, पुतिन के और ट्रंप के बीच में जो समझौते होंगे, वो तो 15 अगस्त के बाद ही मालूम पड़ेंगे। लेकिन जो चीजें अभी लीक हो रही है मीडिया में, उसमें क्या क्या आ रहा है? उसमें ये आ रहा है कि लुहांस्क और डोनियस्क वाला जो रीजन है, जिसको उन्होंने अपनी संप्रभु टेरिटरी घोषित किया है डूमा के थ्रू, रूसियों ने, उसके उसमें जितनी भी कुछ फौजें बाकी हैं यूक्रेन की, यूक्रेन हटाएगा। कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं कि 99 वर्ष तक इन सब क्षेत्रों में रशिया का कब्जा रहेगा।
उसको भले ही अमेरिका लीगली एक्सेप्ट करे नहीं करे, लेकिन 99 साल तक वो रहेगा। 99 साल में तो दुनिया करवट पलट देती है साहब। 99 साल तो मतलब आजीवन पट्टा हो गया एक तरह का। तीसरा जो है, नेटो की एक्सपांशन ईस्टवर्ड नहीं होगा, और यूक्रेन जो है वो एक न्यूट्रलाइज स्टेट बना रहेगा। तो ये सब चीजें तो वही चीजें हैं ना जो व्लादिमीर पुतिन मांग रहे थे। और देखिए, क्या है कि साउथ के पास, ग्लोबल साउथ के पास, चाहे वो उसमें हिंदुस्तान हो, रशिया हो या चीन हो, को नॉर्थ कोरिया तो बिल्कुल भी नहीं है, ईरान को भी उसी खेमे में आप रख लीजिए। ग्लोबल साउथ के पास झुनझुना पीटने वाला ग्लोबल मीडिया नहीं है। अन्यथा चीजें जो होती है ना कि इज्जतें और उतर जाती वेस्ट की। अभी कुछ दिनों पहले यूक्रेन की एक लॉ मेकर ने बाकायदा ये कहा था, उसका स्टेटमेंट था कि 4 लाख यूक्रेनी सैनिकों ने उनकी फौज को छोड़ दिया है। अब आप सोचिए कि एक तरफ से लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है, और 4 लाख सैनिक छोड़ दे, मतलब आपकी स्थिति क्या है। और ये वो फौज है जिसको पैम्पर किया था किसने? पूरे वेस्ट ने। मत भूलिए, कोविड के दौरान, कोविड कम हुआ था थोड़ा सा, और उसके दौरान ही लगभग लगभग इस्तांबुल के अंदर एक टर्की में बैठक होती है जिसमें रशिया और यूक्रेन साथ बैठते हैं, और लगभग ये बात हो गई थी कि सीजफायर हो जाएगा। कौन जाता है? बोरिस जॉनसन उड़ के जाते हैं लंदन से, और यूक्रेन को रोक देते हैं, और उसको पैम्पर करते हैं कि आप लड़ो, और लड़ाई करवाई जाती है। तो पूरी पश्चिम की फौजें, पूरे पश्चिम के फौजी, फौज तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ फौजी इक्विपमेंट पश्चिम का, पश्चिम का पैसा, ये इंटेलिजेंस, ये सब लगा था, वो सब धराशाही हो गया। और आप ये देखिए ना कि किस तरह से इन्होंने एक समा बांधा था शुरू से उठाकर इनके मीडिया के थ्रू, कि अरे साहब वो लेपर्ड टैंक्स आ रहे हैं। आज से 2 साल पहले की बात है कि लेपर्ड टैंक्स आ रहे हैं, लेपर्ड टैंक आ रहे हैं जर्मनी से, अब रशिया हार जाएगा, बिल्कुल सब चीज हो जाएगा। अरे साहब डिप्लीटेड प्लूटोनियम के हम जो है वो शेल दे रहे हैं, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, गेम चेंजर हो जाएगा। फिर साहब F-16 आ रहा है, गेम चेंजर हो जाएगा। अरे वो F-16 भी धरा रह गया। वो जो जिसको वो लेपर्ड टैंक कहते थे, उस लेपर्ड का शिकार करके उसकी खाल निकाल दी रूसियों ने, और ना तुम्हारे प्लूटोनियम का कुछ हुआ। तो ये सब बातें, लेकिन एक जो झुंझुना जो बजता है मीडिया का पश्चिम के, वो एक समा बांध देता है। वो रूस के पास नहीं है, वो दूसरों के पास नहीं है। और अगर मैं गलत नहीं हूं साहब, मेरी रिमेम्बरेंस में तो शायद एरियल शिराग थे, फ्रांस के राष्ट्रपति। उन्होंने एक बार कहा था कि जो इंग्लिश स्पीकिंग जो कंट्रीज हैं, उनके पास जो मीडिया है वो हमारे पास नहीं है। जब आप सोचिए कि फ्रांस 24 भी उसको नहीं कर सकता बराबरी, तो फिर दूसरे क्या करेंगे? तो इनके पास ताकत के नाम पे अब फौजें नहीं हैं। अब इनके पास ताकत के नाम पे ये इंटरनेशनल मीडिया है जो झुंझुना बजाता है और समा बांधता है, बस। अब वो समा टूट रहा है, ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, और इसमें हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा अवसर है। रशिया के साथ हम शुरू से रहे हैं, हम आज भी हैं। चीन के साथ हमारे संबंधों में सुधार हो जाए। अब आप सोचिए कि रशिया, इंडिया, चाइना, और उसमें आप ईरान को भी मिलाइए, क्योंकि ईरान भी एक ब्रिक्स का कंट्री है। अब इन सब के पास ऐसा क्या है जो पश्चिम के पास नहीं है, या पश्चिम के पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है? देखिए, मैन पावर के लिए आप देखिए हिंदुस्तान है, एग्रीकल्चर के लिए हिंदुस्तान है, अगर हम यूथ पॉपुलेशन को देखें तो हिंदुस्तान है। आप अगर एनर्जी की बात करें तो आपके पास ईरान भी है और रशिया भी है। मिलिट्री टेक्नोलॉजी में आपके पास रशिया है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपके पास चीन है। तो इनमें से ऐसी क्या चीज, ये सब चीजें इनके पास नहीं है। देखिए, किसी भी क्षेत्र में अगर किसी देश को चलना हो तो उसको क्या लगता है? उसको लगता है कि उसके पास एग्रीकल्चर सरप्लस हो, एनर्जी सरप्लस हो, मैन पावर सरप्लस हो। ये 3 चीजें तो ब्रिक्स में आ जाती है ये। तो एक बहुत बड़ी चुनौती पश्चिम के सामने उभर रही है। और हमारे सामने, देखिए, मैं ये गुरेज नहीं करूंगा कि अगर अमेरिका से कुछ समस्याएं होती हैं, और तो तात्कालिक समस्याएं होंगी अर्थव्यवस्था में। लगभग $200 से $300 बिलियन डॉलर का लगभग लगभग हमारा उनके साथ गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड है। लेकिन आपदा में अवसर और भी निकलेगा। और फिर एक बात और भी जानिए, जो आज हम आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं अमेरिका से, अमेरिका में एक मुहावरा चल गया है, टेको, TACO, ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट। तो ट्रम्प का तो साहब ये है कि जो उससे आंख में आंख डाल के बात करता है,
तो फिर वो उसके सामने धराशाही हो जाता है, वो कागज का श्रेय निकलता है। अभी हिंदुस्तान वही काम कर रहा है। इसके पहले आप देखिए, इसके पहले ईरान ने ये काम किया। किस तरह की बदतमीजी के ट्वीट कर रहे थे ट्रम्प साहेब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खुमैनी के लिए। लेकिन जब ईरान ने तटस्थ रहा अपनी बात के ऊपर, उन्होंने कहा कि नहीं बात होगी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के ऊपर तो नहीं होगी, न्यूक्लियर बंद कर, प्रोलिफरेशन बंद करने पे तो नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो आप अटैक करो हम जवाब देंगे। तो आखिरी में क्या हुआ, अब इज्जत से बात करने लगा। उसने ये भी ट्वीट करके कहा कि चाइना को आप तेल बेचो। ये सब बातें जब होती हैं, जब कोई कंट्री खड़ा हो जाता है, हिंदुस्तान जैसे खड़ा हुआ, ईरान खड़ा हुआ था, यही पुतिन थे जिनके खिलाफ एक हफ्ते पहले ट्रंप ने 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियां भेजी थी और 50 दिन का टाइम दिया था कि वरना आपके ऊपर 100% और टैरिफ लग जाएगा। उसी पुतिन के सामने स्टीव विटकॉफ को भेजकर ट्रंप ने अपनी हार मानी है। 15 तारीख को ऑफिशियली हार मान जाएगा। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जो कर रहा है कि बिल्कुल तटस्थ रह के खड़ा रहना, ये कुछ गिदड़ भपकियां हैं अमेरिका की। उसके बाद अमेरिका फिर चिकन आउट होगा। और आप जो कर रहे हो, मतलब अमेरिका जो कर रहा है वो कर रहा है रशियन तेल के नाम पे। 15 तारीख को आप देखेंगे रशिया के ऊपर से तेल हटा के सैंक्शन हट जाएंगे। तो अगर आप रशियन तेल के नाम पे ही कर रहे हो, तो आपको फिर हिंदुस्तान के ऊपर भी जितनी बातें की हैं उससे वापस बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो ट्रंप की बड़ी हार होने वाली है। पूरे पश्चिम सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं एंग्लो सेक्शन, हम पश्चिम में खैर बहुत से और भी देश है जिनको कायदे से हमको पश्चिम नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पश्चिम एक दिशा और सभ्यता ही नहीं है। पश्चिम में एक और फैक्टर आ चुका है जिसको सो कॉल्ड पश्चिम कहते हैं आज। उसमें तो ये जो फाइव आइज की कंट्रीज हैं, जो अमेरिका ब्रिटेन वाले हैं, जो इंग्लिश भाषी हैं, उनको आप क्लासिक पश्चिम बोलें। बाकी फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी है। तो आप ये कहें कि एंग्लो सेक्शन जो पश्चिम है वो धराशाही होते हुए नजर आएगा हमारे सामने। जी पंडित जी। तो डॉक्टर साहब, अब जैसे जो ट्रंप का वर्तमान रुख है, जो कह रहे हैं आपके, देखिए अभी इंतजार कीजिए, कुछ ना कुछ होगा तो ये भारत के हक में ही होगा। पर इस वक्त जो अमेरिका में जो माहौल है, अमेरिका में जो उनका थिंक टैंक है वो भी यही कह रहा है, उसके बहुत सारे लोग हैं ये कहते हैं कि एक स्टेटमेंट आया निकी हेली का, रिपब्लिकन ही है, उन्होंने कहा कि ट्रंप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं वहां पर, और भारत का जो डायस्पोरा है वहां पर, वो भी काफी मतलब एक्टिव हो गया है ट्रंप की इस हरकत के बाद। तो क्या लग रहा है आपको, आने वाले समय में भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो किस ओर करवट लेंगे? और ऐसा देखिए, तो नहीं है कि कहीं ऐसा भारत चीन चीन के साथ जो कदम रखता है वो बड़े फूक फूक के रखता है चीन के मामले में, तो ऐसा तो नहीं है कि भारत फिर चीन के साथ ही खड़ा हो जाएगा, या कोई हो शिफ्ट सकता है। आएगा फॉरेन पॉलिसी में? देखिए भाई साहब, हम चाइना के खिलाफ मेरे से ज्यादा शायद यूट्यूब पे कोई नहीं बोला होगा चीन के खिलाफ। क्योंकि जो हमारे जो संबंध जब खराब हुए तो इसमें संभवतः ट्विटर पे और यूट्यूब पे इंडिया से सबसे ज्यादा, अगर कड़ा रुख और सबसे ज्यादा कड़वी बातें बोली तो मैंने कही है। न केवल चीन के बारे में, उनकी लोकल यूनिट्स के बारे में भी, सीसीपी की। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि चीन के साथ हम कम से कम 5 से 6 हजार सालों से रह रहे हैं। और इन 5 6 हजार सालों में कॉन्फ्लिक्ट भी हुई है, कॉपरेशन भी हुआ है। तो बहुत सारा स्कोप है कि कॉन्फ्लिक्ट के साथ कॉपरेशन चाइना का चलता रहेगा। अमेरिका के साथ वैसी स्थिति नहीं है। और मत भूलिए एक बात, कि जो आज अमेरिका ने किया है उसके बावजूद भी हम अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी और अमेरिका की रहेगी। लेकिन एक जो ट्रस्ट डिफिसिट हुआ है उसको पाट पाना मुश्किल पड़ेगा क्योंकि 20 25 साल में, चाहे हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, अमेरिका में रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट रही हो या डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट रही हो, पिछले 25 30 साल में दोनों देशों की दोनों पार्टियों ने इस संबंध को आगे ले जाने के लिए बहुत मेहनत की। और ट्रंप ने इसको, वो 25 30 साल की मेहनत को खराब कर दी है। तो अब जब भी हम्म। हिंदुस्तान दिखेगा अमेरिका के ऊपर, एक शक की दृष्टि से देखकर ही बात करेगा। और एक और बात है, आपकी और हमारी जो जनरेशन है उनके अंदर इंट्रिंसिक रूप से तो हमारे अंदर एंटी अमेरिकनिज्म रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से
पिछले कई दशकों तक पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहा अमेरिका, उसकी वजह से एक नैसर्गिक रूप से एंटी अमेरिकन भाव हिंदुस्तानियों में है। तो अब उसका उभार अंदर से होगा जो, और जब उभार होता है तो वो पॉलिसी मेकिंग में भी रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन फिर भी कहता हूं मैं कि हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका के साथ रहेगी, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा। एक छोटा सा सवाल यह है कि आखिर आपको क्या लगता है कि बीते समय में काफी घटनाक्रम हुए हैं, यूक्रेन को लेकर हुआ है, अमेरिका इसलिए नाराज था कि भारत ने रूस से तेल लिया, और कुछ लोग कहते हैं कि जो अमेरिका में जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ उसमें मोदी ने इस बार ट्रंप का साथ नहीं दिया। इस तरह की और बहुत सारी बातें कही जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत कहता रहा कि किसी ने कोई मध्यस्थता नहीं की। अमेरिका कहता है कि मैं अमेरिका इसका क्रेडिट लेना चाहता है, और ट्रंप कम से कम 25-30 बार इस बात को रट चुके हैं। आपको क्या लगता है कि आखिर ये नाराजगी की वजह क्या है? ट्रंप और मोदी जी के बीच जो एक दूरी आई है, उसका क्या कारण है? देखिए, ट्रम्प एक व्यापारी आदमी है बेसिकली, और ये सब तो फालतू के बहाने हैं कि आप तेल ले रहे हो रशिया से इसलिए हम सब कुछ कर रहे हैं। भैया, हमसे जित हमारे इतना तेल, या तो ज्यादा हमसे या हमारे इतना ही तेल तो चाइना भी ले रहा है। तो चाइना के खिलाफ हाँ। आप क्यों नहीं बोल रहे हो? आपकी औकात क्यों नहीं हो रही बोलने की? क्योंकि आपने चाइना के खिलाफ बोला, आपने चाइना के ऊपर बहुत लंबा टैरिफ लगाया, और फिर आपको यू टर्न लेना पड़ा जब चाइना ने जवाब दिया। वही हम भी कर रहे हैं। और जहां तक बात है, क्यों कर रहा है वो इसलिए कर रहा है, वो चाहता है कि उसके मन माफिक की बिजनेस डील मिल जाए, हम अपना मार्केट खोल दे अमेरिकन एग्रीकल्चर के लिए। क्योंकि मत भूलिए, जो हार्टलैंड अमेरिका की है, और वो तो सब बेसिकली फार्मर्स हैं, और रिपब्लिकन्स के जो कोर वोट हैं वो भी फार्मर्स हैं, ट्रम्प के खासतौर से जो कोर वोटर्स हैं वो भी फार्मर्स हैं। तो वो अपने कोर वोटर के लिए मेहनत कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ इतना बड़ा कृषि क्षेत्र है, हम उसको बर्बाद नहीं करेंगे उनकी जो क्रॉप्स डाल के या उनका डेयरी डाल के। तो बेसिक वजह जो है वो पैसे की है, और हम उसके हिसाब से उसको डील नहीं दे सकते कि जिसमें हमारा फार्मर बर्बाद हो जाए या डेयरी बर्बाद हो जाए। पाकिस्तान से जो नजदीकी बढ़ रही है अमेरिका की, ट्रम्प, आसिम मुनीर जो उनके फील्ड मार्शल है वो जा रहे हैं वहां पर, तो इस बार क्या खिचड़ी पकने वाली है? इस बार भी कोई डिनर वगैरह दिया जाएगा उनको, लंच वगैरह? देखिए, आसिफ मुनीर का जहां तक प्रश्न है ना, ट्रम्प उससे क्यों मिल रहा है बार बार? इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो वन स्टॉप शॉप है पाकिस्तान के लिए, कि जितनी भी खरीदारी पाकिस्तान की करनी हो वो एक ही दुकान से कर लो जिसका नाम आपसे आसिफ मुनीर है। उसके लिए आपको ना राष्ट्रपति के पास जाने की जरूरत है, ना कैबिनेट के पास जाने की जरूरत है, ना वहां के प्रधानमंत्री के पास जाने की जरूरत है। और कुछ रिपोर्ट्स बीच में आई थी कि ट्रम्प का बेटा जो है, जूनियर ट्रम्प, उसका मित्र जो है वो पाकिस्तान में काफी निवेश किया है और काफी फायदे ले रहा है। हो सकता है माइनिंग में भी ले रहा हो, रियल एस्टेट में भी ले रहा हो। तो पाकिस्तानी सेना की तो एक आदत है साहब, एक तो वो व्यापारी सेना है, सेना तो नहीं है, व्यापारी है वो। तो कुछ ना कुछ वहां उसको फायदे दे रहे होंगे ट्रम्प की फैमिली को। दूसरा जो हो सकता है इसके अंदर, एक और चीज भी है, पाकिस्तान की एक आदत आप देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी कब कब चली है। आप ये देखें कि इराक वॉर से पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी शटर हो गई थी, फिर इन्होंने अपनी फौज भेज दी इराक में, इन्होंने अपनी बेसिस दी, तो फिर इनकी इकोनॉमी चल निकली। फिर उसके बाद 9/11 से पहले इनकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी, वेंटिलेटर पे आ गए थे। फिर 9/11 के बाद जो अमेरिका की अफगानिस्तान में वॉर हुई, वहां पे इन्होंने अमेरिका को बेस देना शुरू करी। अब इनको लग रहा है कि शायद है कि चाइना से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है यूनाइटेड स्टेट्स की। तो अब पहले से ही कुछ ना कुछ उनको प्रपोजल्स दें, ये करें वो करें, इससे होता कुछ भी नहीं है फाइनली। इससे एक कमजोर अलाय है, या आप कह सकते हो कि ये कोशिश कर रहा है ट्रम्प की चाइना और पाकिस्तान के बीच में दूरी बना दे। इस तरह से दूरी भी नहीं बनती है। ये एक बैंकरप्ट स्टेट के साथ और स्टेट के मिलिट्री चीफ के साथ डिनर कर रहा है, क्या मिलेगा? देखिए, ट्रम्प फैमिली को कुछ मिल सकता है, अमेरिका को कुछ नहीं मिलेगा उसमें। हाँ, पाकिस्तान भी एक देश है, एक फैमिली का तो बहुत उद्धार कर सकता है, लेकिन एक बैंकरप्ट देश दूसरे देश का भला नहीं कर सकता। एक फैमिली की तो बहुत छोटी चीज होती है एक देश के लिए। डॉक्टर साहब, बांग्लादेश में आईएसआई की गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं, और पाकिस्तान के बहुत सारे सैन्य अधिकारियों ने वहां दौरा किया। इस तरह की हमारी खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट दी है। तो जब से ट्रंप आए हैं, ट्रंप जब सत्ता में नहीं थे तो भारत को बड़ी उम्मीदें थी कि ट्रंप आएंगे तो बांग्लादेश में कुछ
नया होगा, जैसे शेख हसीना की सरकार चली गई, फिर वहां मोहम्मद यूनिस आ गए, तो वहां भी अनसर्टेनिटी है। इधर मैं पाकिस्तान के आईएसपीआर, जो डीजी आईएसपीआर है अहमद शरीफ चौधरी, उनका उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इंडिया हम पर ऑपरेशन सिंदूर, जैसे कि वो कह रहे हैं, जारी है, अगर कोई अटैक करता है तो हम जो है बांग्लादेश के रास्ते उनको अंदर तक मारेंगे। तो देखिए। ट्रंप के रिजीम में ये हो रहा है। अब ट्रंप है, ट्रंप तो आए थे यूनिस को ठीक करने के लिए, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और अब वो वहां जनरल जो मुनीर है वो अमेरिका जा रहे हैं। तो ये कोई साजिश हो नहीं रही नहीं, है। ये क्या हो रहा है, आप समझिए। पांडे जी, आप इस बात को समझिए, जिस प्रकार से रशिया के तेल को एक बहाना बनाकर हिंदुस्तान की बाह मरोड़ रहे हैं कि आप अपना बाजार जो है इतना बड़ा वो खोल दो हमारे लिए, हम अपना सब माल डंप कर देंगे और पैसा कमाएंगे, तुम्हारे किसानों को और तुम्हारे डेली उत्पादकों को हम कंगाल करेंगे। अब जब वो नहीं चल रहा है तो दूसरी चीजें भी वही है कि ठीक है, अगर तुम हमारे लिए नहीं करोगे तो हम पाकिस्तान को गोद में बिठाएंगे, हम यूनुस को पुचकारेंगे। ये सब वही खेल चल रहे हैं, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जिस प्रकार से भारत सरकार कर रही है कि आंख में आंख डाल के बात करना, क्या कर सकता है अमेरिका, आप ये बताइए मुझे। और कि बांग्लादेश पाकिस्तान की क्या हैसियत है, क्या ये कुछ फौजी आक्रमण कर सकते हैं हमारे ऊपर? नहीं कर सकते। ये ट्रेड डील ही चल रही है, इन अनदर वे प्रेशराइज किया जा रहा है, और भारत सरकार प्रेशर में आने वाली नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और देखते हैं आगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम किस ओर करवट लेता है। मेरी निगाहें भी इस पर है और आप भी ऑब्जर्व करते ही रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर जय साहब। हिंद। नमस्कार। जय हिंद।